अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। इस वीलॉग की ख़बरें बहुत अहम हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ जगहों से और सारी बहुत अहम हैं। आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं, साथ तज्ज़िया भी देंगे। एक तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जाता है तो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठता है। तो ये किसी भी सियासी जमात का हक है कि उसको एक निशान अलॉट हो और PTI का जो निशान है वो उसको मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फ़ैसला दुरुस्त ठहरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि बहस किए बगैर दरख्वास्त वापस ले ली गई थी बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से, ये कह कर के पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ जुमलों के तबादले के बाद वो बहस वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी, ख़ारिज कर दी थी वापस लेने की बुनियाद पे, और वो फ़ैसला दुरुस्त ठहरा क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से थोड़ी देर बाद के बाद जो फ़ैसला है वो PTI के हक़ में आया। तो फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा बल्ले का निशान वापस मिल गया। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का दौरा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगा कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जाए और वो वापस ले लिया जाए। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर जो बड़ी अहम खबर है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है। 5 फरवरी 2023 को आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया था और 17 दिसंबर 2019 को एक खसूसी अदालत ने साबिक सदर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी में सज़ाए मौत का हुक्म, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी उनके ज़िम्मे ठहराई थी और फिर सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया था। तो ये जो खसूसी अदालत थी इसको चैलेंज किया था उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके बाद अपील उनकी आ गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने और दीगर जज साहिबान ने ये केस सुना है और उसमें जो फ़ैसला आया है वो सज़ाए मौत का जो खसूसी अदालत का फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। यानी कि खसूसी अदालत का जो फ़ैसला था कि आइन की सबवर्जन की है साबिक सदर, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी खसूसी अदालत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि वो फ़ैसला दुरुस्त था और जो अपील है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो थे वो आर्ग्यू कर रहे थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरफ से, अपील मुस्तरद कर दी गई है। और सलमान सफदर का बुनियादी आर्ग्यूमेंट ये था कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट परवेज़ मुशर्रफ, इट वाज आल्सो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, द पार्लियामेंट, द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। वो ये कहते हैं कि वो जो इमरजेंसी लगी थी या आइन की सबवर्जन जिसे करार दिया जा रहा है उसके अंदर तो सारे शामिल थे, वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर कानून भी थे, पार्लियामेंट भी था, ब्यूरोक्रेसी भी थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे। लेकिन बहरहाल उस आर्गुमेंट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है वो कहा कि खसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त है, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो खसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार दिया था वो फैसला कल अदम करार दे दिया। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में जो फैसला आया था खसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देने का, वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने दिया था। तो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट में, और खसूसी अदालत के फैसले को उन्होंने अपहोल्ड करते हुए परवेज़ मुशर्रफ के डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड कर दिया। एंड हैविंग टॉक्ड अबाउट जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, तो उनके हवाले से ख़बर यह है कि उन्होंने भी आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। 10 जनवरी 2024 उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया, और उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेंडिंग है जिसके हवाले से वो बारहा कह चुके हैं कि वो मोटिवेटेड है और सुप्रीम कोर्ट के उनके अपने ब्रदर जजेस उनसे उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है, वो बाइस्ड है, और वो ये कह चुके हैं कि दौरा में यार अडॉप्ट किया गया है सरदार तारिक मसूद के हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसमें, और जो उनके ख़िलाफ़ हो रही है उसमें। फिर उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल के, लेकिन उसमें भी उन्हें हुक्म इम्तनाई नहीं मिल सका और हुक्म इम्तनाई की इस्तदा उनकी मुस्तरद हो गई। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई में उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, तो
उसको अवॉइड करने का यही तरीका था जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, और उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे दिया। वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी भी सिटिंग जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो अब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन उसमें एक इशू ये आया है कि उनका जो रेजिग्नेशन था जो प्रेसिडेंट को भिजवाया गया, उसमें 10 जनवरी 2024 के बजाय 10 जनवरी 2023 की डेट डाल दी गई थी, तो वो इस्तीफ़ा इस तरह मंजूर नहीं हो सकता था। तो अब उनके सेक्रेटरी के ज़रिए एक ख़त लिखा गया है कि वो क्लैरिकल मिस्टेक है, इट इज़ नॉट 2023 इट इज़ 2024 जिसमें इस्तीफ़ा दिया गया, तो सदर ममलिकत इसको मंजूर कर लें। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपसे शेयर करेंगे। NA 89 मियाँ वाली से इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, पहले लाहौर से हो चुके हैं, अब NA 89 मियाँ वाली से भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अपील उन्होंने फ़ाइल की थी, वो अपील भी मुस्तरद कर दी है। यानी कि अभी तक इमरान खान साहब के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें 2 हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, और दोनों हलकों से आरओज़ के बाद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होती हैं, उन ट्राइब्यूनल्स ने भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। यानी कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर बज़ाते खुद आने वाले फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। अभी तक की सिचुएशन ये है। अब जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा वो हमें उसके मुताबिक पता चलेगा। और आज के वीलॉग की जो आखिरी खबर, लेकिन बहुत ही अहम खबर, वो है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGI उनके हवाले से भी मामला जो है वो तशवीशनाक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ही हैं इस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त लिख दिया तीनों सर्विसेज चीफ को, खतूत लिखे हैं तीनों को अलग-अलग, आर्मी चीफ को अलग, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को अलग, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को, एयर चीफ को अलग। और तीनों खतूत में डिफेंस सेक्रेटरी, मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी ने ये रिक्वेस्ट किया कि 2017 के धरने के मुतलका अफसरान का किरदार का जायज़ा लेकर कार्रवाई की जाए। बाकायदा तौर पे ख़त का मतन ये है कि उन्होंने कहा कि 2017 में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था उसमें जो मुतलका अफसरान थे उनका जो किरदार था उसका जायज़ा लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और डिफेंस सेक्रेटरी ने अपना बयान भी कमीशन को तहरीरी तौर पर भिजवा दिया हुआ है। तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक कार्रवाई तो ऑलरेडी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन पेंडिंग थी, फिर आपको पता है कि एक कमीशन बना दिया गया था। उस कमीशन में शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद हसन फवाद अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। जनरल फैज़ हमीद को पहले बुलाया गया था, वो नहीं गए थे, उसके बाद दोबारा बुलाया गया, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना जमा करा दिया था। अब जो गवर्नमेंट है वो बाकायदा तौर पर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक पोजीशन ले गई है, और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी ने ख़त लिख दिया है, खतूत बल्कि लिख दिया है तीनों सर्विसेज चीफ को। और मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर नहीं हो सकता सर्टनली, तो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के एक की फिगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उस वक्त जो उन्होंने किरदार अदा किया था फैज़ाबाद धरने में, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया में डिस्कस नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में जो तकसीम थी उस तकसीम के नतीजे में एक खलिश थी दोनों तरफ। तो अब जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जनरल फैज़ हमीद का जो उस वक्त का किरदार था उसके ऊपर कमीशन में जो है मामलात आगे बढ़ें। तो उस वजह से अब डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो खतूत लिख चुके हैं, और अब क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी खतूत लिख चुके हैं तीनों सर्विसेज चीफ को, देखना ही है कि उधर से क्या जवाब आता है, और उधर से जो भी जवाब आएगा उसके हाँ में आता है ना में आता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये कमीशन जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहा है, और रिपोर्ट अपनी उस हिसाब से देगा, और उसके नताइज होंगे जनरल फैज़ हमीद के लिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर जनरल फैज़ हमीद कुड ऑल्सो बी अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जनरल फैज़ हमीद के किरदार को मस्बत तौर पर नहीं देखती है, जो भी उन्होंने किया था बतौर DGC और DGI, और उसके बाद फिर जो एक माहौल था जब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए नाम तय पा रहे थे, तो उसमें आपको पता है कि जब मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का नाम फाइनल हो गया था, तो फैज़ हमीद साहब ने और जनरल अज़हर साहब ने जो CGS थे फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दिया था। यानी कि जनरल आसिम मुनीर के अंडर बतौर लेफ्टिनेंट जनरल खिदमात
देने से पहले वो मुस्ताफ़ी हो गए थे दोनों, और उनके रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट भी हो गए थे। तो एक इम्प्रेशन ये गया था कि दोनों क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की दौड़ में थे, रेस में थे, और क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का नाम फाइनल हो गया, तो दोनों ने अब ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके अंडर वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें। तो बहरहाल अब उनके खिलाफ उनके हवाले से डिफेंस सेक्रेटरी के खतूत जा चुके हैं तीनों सर्विसेज चीफ को। और देखना ये है कि सियासतदानों के हवाले से तो बहुत सारे कमीशंस बने हैं, इंक्वायरियाँ हुई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, केसेस भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, जेल भी जाते हैं, नाअहल भी होते हैं, सज़ाएँ भी होती हैं। लेकिन देखना ये है कि इस बार ये जो कमीशन में कार्रवाई हो रही है एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के ख़िलाफ़, इसके क्या नताइज होंगे और क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आज के व्लॉग में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।